सॉल्यूशंस, ठीक है। इस चैप्टर में अपने को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पहले तो चुप रहे, पहले पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, एंड उसके बाद पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ 4 टाइप की है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये इतना पढ़ लिया, चैप्टर खत्म, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस अब ध्यान दो यहाँ पे, तो सॉल्यूशंस। आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सेम टू सेम वही पढ़ने का है, ठीक है। तो चलो अब लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मुंह बंद, ठीक है। हाँ बार बार नहीं करने का, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं सॉल्यूशंस में, बताओ। सॉल्यूशंस में 2 चीजें रहती है, एक रहता है सॉल्यूट एंड दूसरा रहता है सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का, बराबर ना भाई। पानी में कितनी मतलब चीनी है, नमक है, वो सब देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूट रहता है, इनके लिए हम लोग निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड जनरली सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर अमाउंट या लोअर अमाउंट, लोअर अमाउंट, ठीक है। एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, ठीक है। अब देखो भाई, सॉल्यूट जो रहता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बी या फिर नंबर 2, सेकंड अल्फाबेट सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ए या फिर नंबर 1, ये हम लोगों ने पहले भी ऐसे लिखा है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब कौन सिखाए देख लेना एक बार, ठीक है, जमाना हो गया ना, उसको पढ़ के भूल गया रहोगे। अब यहाँ पे 2 टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहते हैं, एक रहता है मास डिपेंडेंट एंड दूसरा रहता है वॉल्यूम डिपेंडेंट, बराबर। ये एक जस्ट रिवीजन है भाई, क्योंकि तुम लोगों को बाद में फिर ये फॉर्मूलाज याद नहीं आएंगे, इसलिए, ठीक है, ओके। अब मास डिपेंडेंट, मुझे बताओ विच प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मास या वॉल्यूम? वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट properties and mass dependent properties are called as temperature independent properties, ठीक है। हाँ यस। अब यहां पे मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, ऊपर वाला वेट कैपिटल स्मॉल है, नीचे वाला कैपिटल है, ठीक है। दूसरा आता है ppm, तीसरा आता है ppb, फोर्थ वन इज मोल फ्रैक्शन शाई, एंड फिफ्थ वन इज मोलैलिटी, याद है क्या? मोलैलिटी स्मॉल m, ठीक है, ओके। अब यहां पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा मोलैरिटी, फोर्थ वन नॉर्मैलिटी, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, लेट अस स्टार्ट विद परसेंटेज वेट बाय वेट। फर्स्ट वन परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ये देखो, मैंने 80 ग्राम पानी लिया, 80 ग्राम वाटर, ठीक है, एंड इसमें 20 ग्राम्स NaCl नमक ऐड किया, ठीक है, 20 ग्राम्स ऑफ NaCl। बताओ बे, क्या बोले? 25 बोला? हाँ 20% बराबर कैसे होगा भाई? क्या कर रहे हो? 20, हाँ भाई, तो वैसे थोड़ी ना होगा, ओके। तो पूरे सोल्यूशन में NaCl का परसेंटेज पूछा जाएगा ना, पूरे सोल्यूशन का मास कितना हुआ? 100, समझा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? मास ऑफ सोल्यूट
हाँ, मास ऑफ सल्यूट अपॉन mass of solution into 100. Mass of solution can be written as mass of solute plus solvent. ठीक है, percentage W by W is mass of solute upon mass of solute plus mass of solvent into 100. ठीक है, एंड सारे के सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही रहता है. ठीक है, अब यहाँ इसके डेफिनेशन पहले एक बार लिख दो चाहिए तो, परसेंटेज वेट बाय वेट. हाँ बट फिर भी चुप बैठो गया. इट इज दी तुम लोगों को लग रहा है जरूरत नहीं है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ना सालों, और ऐसे अगर बकवास करके जाओगे तो फिर बताऊंगा तुम लोगों को. ओके, इट इज दी मास ऑफ सल्यूट in 100 grams of solution. ठीक है, ये पता रहना चाहिए. परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाला जाता है, तो 100 ग्राम में कितना सल्यूट ऐड किया है उतना. ठीक है, दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, सेम टू सेम. इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. समझा, अभी यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए ml, बट ये यूज कब होता है? देखो भाई, जब वाटर में कोई लिक्विड मिक्स किया हो. कोई एक लिक्विड का एग्जांपल बता पे, वाटर में डिसॉल्व होने वाला. ऑयल डिसॉल्व होता है क्या बे? ऑयल क्या बोलते हो? ऑयल. हाँ, HCl खुद पानी में पहले से डिसॉल्व रहता है, उसके बाद वापस पानी में डालेंगे. हाँ, कोक. चलो अल्कोहल लेते हैं सालों. अरे तू बोला, यही बोल रहा था अल्कोहल अल्कोहल. What is the percentage of alcohol in water now? 20%. समझ में आ रहा है? ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो एक छोटी सी चीज. ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पानी का कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं रहेगा. ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम. दिल से कि 20 ml ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 100 ml ऑफ सोल्यूशन. नहीं रुको, शांत, मुझे कंप्लीट करने दो. तू रुकना रे बाबा, कंप्लीट करने दो ना मुझे यार, तुम लोग बीच बीच में टोकते रहते हो. ओके, तो इसका रीजन क्या है? तो हम लोगों ने ये 11th में पढ़ा है. ठीक है, और फिर भी तुम लोग गलत आंसर देते हो. नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 80 और 20 अगर दिया होगा तो भी तुम लोग ऐड नहीं कर सकते. मतलब अगर दिया हो, एक्चुअली दिया नहीं है कभी, बट दिया हो तो ऐड करना ही पड़ेगा. ठीक है, हाँ, बट जब क्योंकि फिर तभी थोड़ी ना कुछ निकाल सकते हैं. बट जनरली कैसे रहता है, वो बोलते हैं कि 20 ml ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू फॉर्म 100 ml ऑफ सोल्यूशन. समझा? ठीक है, क्योंकि 80 और 20 जनरली ऐसे ऐड करके 100 होता है क्या? नहीं, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी. याद रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. V by V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्या हुआ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. सेम लिक्विड होगा तो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्या? अरे भाई, मतलब अगर गलती से वो क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया फिर. ठीक है, हाँ, अगर ऐड मतलब वो उन्होंने क्वेश्चन वैसा दिया एग्जामिनर ने, तो टेक्निकली वो क्वेश्चन गलत है, बट तुम लोग उधर जाके ऐसे झगड़ नहीं सकते. वो बोलेंगे कॉमन सेंस है साले, तुम्हें ऐड करना था. ठीक है, हाँ वैसा. वो बोलेंगे तुम्हारे सर को बोलो कि जॉब छोड़ दो, कॉमन सेंस नहीं पढ़ा पाए तुम्हें. ओके, इधर तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तुम लोग क्या डायग्राम निकाल रहे हो क्या? फॉर्मूला लिख के बात खत्म करो, टाइम पास मत करते बैठो यहाँ पे. ये 11th में पढ़ा के हो गया है. अब इसमें नोट क्या है? वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम इज
नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। और बेटा तू शॉक क्या हो रहा है कि 12th में आ गए? तेरा 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बाकी चालू है, एंड 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ बाकी रह गई है, सिलेबस हो गया है तुम लोगों का ऑलमोस्ट। हाँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है क्या? ऑर्गेनिक ज्यादा बाकी, ऑर्गेनिक ज्यादा मतलब 12th का ऑर्गेनिक अच्छा खासा, उसका एक ही 12th क्या, वो मुझे नहीं पता, वो मतलब वो मुझे बोला गया कि हो गया, नहीं हुआ है तो जाके बोलो, बताओ, लेक्चर लग जाएंगे। तो मेरे से अभी तक बात नहीं हुई है। इनऑर्गेनिक का मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है? हाँ, तो वो तुम लोग देख लो। वैसे तो मतलब मैं तो अंडर इंप्रेशन हूँ कि चैप्टर हो गए, ठीक है? देखो कोऑर्डिनेशन हो गया, डीएनएफ हो गया, डीएनएफ का एक लेक्चर बाकी है, अब वो मुझे नहीं पता है, मतलब सॉरी, ठीक है? ओके, मेरा ध्यान दो इधर, मतलब मेरे फिर चैप्टर के ऊपर ध्यान दो। वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, खत्म, नेक्स्ट। नहीं, हाँ नहीं, वो सब्जेक्ट में दो अलग सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहा है। नहीं, वही तो फालतूगिरी होती है ना हर साल सारा, हाँ ना, पता है। नहीं चलेगा, मेरे को नाम वाम नहीं बनाना है, बस हो गया, जितना नाम बन गया, ठीक है? अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब इसमें सिंपल है, मतलब अभी कुछ डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बहुत हो गया टाइम पास, ठीक है? अब कैसे होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? तो गप रहे, इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है? सिंपल। नेक्स्ट, फोर्थ पीपीएम। देखो भाई, परसेंटेज 100 में से निकालता है, पीपीएम मिलियन में से निकालता है, ठीक है? तो सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है? एंड पीपीबी, यस, 10⁹. तो पीपीबी इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, ठीक है? वो करेंगे, रुक, अरे रुक, पढ़ा दो, ठीक? जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ाया था वो वैसे वो पढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज पता है, ये मतलब, और ये एकदम सिंपल है ना, एक लिस्ट, ठीक है? सेम टू सेम फॉर्मूलाज है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 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 इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100 10⁶ 10⁹, खत्म, ठीक है? उतना ही है। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है बे, हर फॉर्मूला दिख रहा है ना, ठीक है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट मत करना, ठीक है? ओके, अब इसके बाद वाले जो फॉर्मूलाज है वो नंबर ऑफ मोल्स के। हाँ, अभी ध्यान दोगे तो ये सब फॉर्मूला ज्यादा करके हम लोग केमिस्ट्री में यूज नहीं कर पाते ना, कभी यूज किया कभी पूरे साल भर में। सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो? मोलैरिटी, बराबर। क्यों यूज करते हैं मोलैरिटी? तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन ही है, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स पे बेस्ड ऑन है। केमिस्ट्री में मास वॉल्यूम कुछ काम का है क्या? मोल्स काम के रहते, समझ में आ रहा है? तो ये इन जनरल ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कुछ काम के नहीं है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है? उसके पहले इंटर रिलेशन फॉर्मूला कर लेते हैं इनके बीच का, ठीक है? तो इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? ध्यान देंगे तो देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट? मास ऑफ, रुको रे, सल्यूट अपॉन मास ऑफ
solution into 100. What is the formula of percentage weight by volume? Mass of solute, very nice, upon volume of solution into 100. बराबर. अब मुझे बताओ इन दोनों में एक छोटू सा पार्ट डिफरेंट है, नीचे का पार्ट मास ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो इन दोनों को कुछ इंटरकन्वर्ट कर सकता है, ठीक है. तो मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? डेंसिटी. बराबर. तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. किसको इसमें पुट करे? वॉल्यूम को डेंसिटी में पुट करे, मतलब सॉरी वॉल्यूम के फॉर्मूला को पुट करे, ठीक है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, वॉल्यूम के टर्म अगर मैं चेंज कर दूं, तो क्या मिल रहा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, लिख देते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. समझा? अब बताओ भाई क्या बन रहा है ये इतना पार्ट? परसेंटेज वेट बाय वेट एंड डिवीजन के डिवीजन वाली डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, डायरेक्ट लिखूंगा चलेगा? ओके, सो देयरफॉर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. सिक्स्थ, मोलैरिटी. ठीक है, ये मोलैरिटी याद है तुम लोगों को? हाँ, फॉर्मूला याद है. डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर. ठीक है, 1 मोल 1 लीटर में 1 मोलार, 2 मोल 1 लीटर में 2 मोलार, 10 मोल 1 लीटर में 10 मोल 2 लीटर में ना, मतलब 1 लीटर में कितने मोल से वो हम लोग निकालते हैं. फॉलो हुआ? पक्का? ओके, तो लिख दो भाई, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 liter of solution. ठीक है, तो molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liters. ठीक है, लीटर अगर ml में दिया हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? याद है ना भाई? अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था लैम्बडा एम के फॉर्मूला में. लैम्बडा एम के फॉर्मूला में नीचे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लीटर में था और ऊपर सेंटीमीटर था, इसलिए हम लोगों ने उसको एमएल में कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो जब कभी तुम लोग लीटर को एमएल में कन्वर्ट करते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, तो इनटू 1000, हाँ वो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाता है, जो कि ऊपर जाके इनटू 1000 होता है. याद है ना? ये यूनिट कन्वर्जन पढ़ाने की जरूरत नहीं है. ओके, याद रखना. हाँ, और गलती मत करना, बहुत सी बार एमएल में दिया रहेगा ना तो इनटू 1000 करते हो एंड फिर वापस एमएल को लीटर में कन्वर्ट करते हो. ये होती है, फालतू मिस्टेक्स होती है कुछ लोगों से. ठीक है, अब तुम लोग करोगे नहीं करोगे वो मुझे पता नहीं, बट ये कर सकते हो, तो ध्यान रखना. ठीक है, ओके. इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन इंटर relation formula between molarity and percentage weight by volume. ठीक है, चलो कर लेते हैं, ध्यान देंगे. What is the formula of molarity? Number of moles of solute upon volume of solution in ml into 1000. What is the formula of percentage weight by volume? Mass of solute upon volume of into 100. अब ये दोनों फॉर्मूला में मुझे 100 भी दिख रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिख रहा है, बट मास ऑफ सोल्यूट नहीं दिख रहा है. नंबर ऑफ मोल्स में वो है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास. ये समझे कुछ? ठीक है, तो मोलारिटी is equal to
मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into molar mass of solute into 1000 100 into 10 वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर इतना पार्ट में देख लूँ तो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन, समझा? पक्का? ओके। तो molarity is equal to percentage weight by volume into 10 upon molar mass of solute। ठीक है, डन। What is the relationship between percentage weight by volume and weight by weight into density? तो यहाँ पे इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान दो, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, रुको ना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का अभी हम लोगों ने ऊपर एक रिलेशन निकाला था, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो मैंने जस्ट पुट किया है, समझा? तो ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। चलो लग गई है अब। तो ध्यान दो, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या रहता है? परसेंटेज वेट बाय वेट इज बातें बंदा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड दे हैव गिवन अस परसेंटेज बाय मास, मतलब वो 75% वेट बाय वेट है, समझा? तो 75 इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट विच इज 30 ग्राम के लिए पूछा है, समझा? अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 30 बाय 75 इनटू 100। 25 3 जा 25 4 जा क्या? हाँ सॉरी माय बैड, 4 जा 3 1 जा 3 10 जा, ठीक है? 10 इंटू 4 40 ग्राम, सॉरी हाँ वही मतलब 2 ही लिखा था, मैं 25 ही लिख रहा था, ये समझा? ये 4 है मेरा, 4 लिखा है 4, ठीक है? 25 से डिवाइड करेंगे ना, 4 है, ठीक है? 4 इंटू 10 40, ठीक है? इधर तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब मास नहीं पूछा है, 30 ग्राम के लिए कितना मास लगेगा नहीं पूछा है, 30 ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा सोल्यूशन का टोटल, समझा? ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी बाय, मतलब क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए मास बाय डेंसिटी, समझा? ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो 40 अपॉन 1.25, 1.25 को हमेशा 5/4 लिखने की हैबिट डाल दो, ठीक है? 1.25 से डायरेक्ट डिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कोई तो कर रहा था, तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 40 into 4 32, दैट इज योर आंसर। वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, हाँ वो उल्टा गए तुम लोग, चलेगा वो ऐसे भी चलेगा आई गेस, डायरेक्ट वॉल्यूम, बट वो 75% तुम लोगों ने मतलब वो इनटू डेंसिटी डायरेक्ट भी कर लिया होगा ना बे, चलेगा? हाँ ठीक है, ए मतलब तुम लोगों ने ऐसे किया, रुको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू दिस है ना, ओके? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे 75 इनटू दिस, ऐसे किया ना तुम लोगों ने? हाँ चलेगा, क्या ही दिक्कत है? दे हैव गिवन अस परसेंटेज वेट बाय वेट बट, ठीक है? एंड दे आर आस्किंग वॉल्यूम, बाकी सब तो तुम लोग खुद से कर सकते हो फिर बाकी, समझा? ओके यस ठीक है, तो मेरे ख्याल से जम जाएगा तुम लोगों को। अब 9:30 को मैं दे दूंगा ब्रेक पक्का, ठीक है? ओके क्या सर पर फिर तो खत्म ही होने वाला है ना। हाँ वो चलेगा, चुप बैठो। ए रुको भाई, अब यहाँ पे ए तुम लोग आजकल बहुत टाइम पास कराते हो मेरा। ओके अब नॉर्मलिटी इस चैप्टर में यूज बिल्कुल होने वाला है नहीं,
तो नॉर्मलिटी हम लोग मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। नॉर्मलिटी का वही अपना हमेशा वाला एक रिलेशनशिप सिंपल सा, ठीक है। तो 8th 7th है, ओके 7th। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर n इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो वो वाला अगर मैं यूज करूं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, वेरी नाइस। तो नॉर्मलिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। बाकी नॉर्मलिटी का सारा यूज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में करके हो चुका है टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इसका यूज होने ही नहीं वाला है, तो हम लोग ज़रा डिस्कस भी नहीं कर रहे, चलेगा ना। हाँ, मोलरिटी देखने से पहले मोल फ्रैक्शन कर लेता है, परसेंटेज में मास में वो एक बचे, फिर बाद में मोलरिटी, ठीक है। ओके, तो 8th मोल फ्रैक्शन शाय, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोहित इधर, अब मोल फ्रैक्शन में मेरे पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कुछ सॉल्वेंट है A एंड कुछ सॉल्वेंट है, सॉरी सोल्यूट है B, ठीक है। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को बोलेंगे Na, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को बोलेंगे Nb, गेटिंग इट। चलो बताओ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A ना, Na अपॉन Na प्लस Nb। इस चैप्टर में मोल फ्रैक्शन बहुत यूज होता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये आना चाहिए, एंड अगर कोई एक C कंपोनेंट रहेगा तो Na प्लस Nb प्लस NC नीचे डिवीजन में, ठीक है, ओके। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, शाई B क्या हो जाता है, Na प्लस सॉरी Nb अपॉन यस Na प्लस Nb, वेरी नाइस। शाई A प्लस शाई B इज इक्वल टू 1। प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, दोनों को ऐड करेंगे, बेसिस सेम है, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb 1, ठीक है। ये सबको आ रहा है ना, ये सब हम लोग एक जमाने में किए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, ओके। अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन सीईटी में भी मिल जाते हैं इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस चैप्टर में, ठीक है, ओके। तुम लोगों को कोई भी चैप्टर में अगर दिक्कत आती रहे तो पहले सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। एचडी में तो सीईटी के क्वेश्चन ओपन करोगे तो आईयूपीएससी ही ज्यादा दिखेगा, आईयूपैक के भी क्वेश्चन रहते हैं सीईटी में, तो वो मतलब चैप्टर के, अगर हाइलाइट्स का आईयूपैक रहेगा तो एचडी में दिखेगा वैसा। फिर बाद में सिंपल सिंपल रिएक्शन अपनी एचडी की सारे सीईटी में ना एक ही स्टेप की रिएक्शन रहती है, मैक्स टू मैक्स 2 स्टेप की रिएक्शन अगर गलती से आई तो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ना जितना मुझे याद है सीईटी में ना एलिमिनेशन मैकेनिज्म है नहीं, मतलब E1 E2 है नहीं, सिर्फ SN1 SN2 ही है। क्या नहीं, मेंस में आया ना एलिमिनेशन के, मतलब एलिमिनेशन मतलब रिएक्शंस के थ्रू आए हैं, बट हाँ मतलब E1 है कि E2 है वैसा नहीं आया, हाँ हाँ वैसा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में E1 E2 नहीं है, यस। मेंस में अब क्या भरोसा यार, आजकल वो कुछ भी डालते, पता है, मैं ऐसे गारंटी दे ही नहीं सकता अभी, मतलब पहले तो एक टाइम था जब बोल सकते थे कि हाँ नहीं आएगा, अभी नहीं बोल सकते। वो मतलब वही ना, एनजीपी बोला था नहीं पूछते और पूछ लिया देगा, मतलब वैसा। तो वो एक टाइम था जब नहीं पूछते थे बड़े, आजकल कुछ भी पूछ रहे तो नो आइडिया। नेक्स्ट 9th मोलैलिटी, मोलैलिटी M, स्मॉल m, ठीक है। ए मोलैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे डिफरेंट रहता है, नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिख दो, इट इज दी moles of solute, it is the moles of solute in
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। केजीज को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो, केजी को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इनटू सेम टू सेम यूनिट कन्वर्जन पता है ना, इनटू 10⁻², मतलब 1000 से डिवाइड किया जाता है एंड डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन आता है इंटर रिलेशन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। मोलालिटी देंगे, सॉरी मोलारिटी देंगे एंड मोलालिटी निकालने बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, ठीक है। चलो पहले देखो, ध्यान दो, मोलालिटी इज मोलारिटी into 1000 upon density of solution into 1000 minus molarity into molar mass। क्या नहीं, मैं दिमाग में फटफट कभी कभार डेरिवेशन कर रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से होती है वो करने के लिए, मतलब वो शुरुआत सिर्फ पता है तो वो आइडिया लग जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज एज यूजुअल वापस लिखने के, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिर्फ है ना, हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कुछ तो एक वॉल्यूम सेट कर देते हैं, ठीक है। सबसे इजी सेट करने के लिए क्या है? 1 लीटर, ठीक है। तो व्हेन वॉल्यूम इज 1 लीटर, ठीक है, व्हेन वॉल्यूम इज 1 लीटर और 1000 ml, ठीक है। ओके, ये जब सेट कर लेते हैं तो मोलारिटी बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, समझे? मोलारिटी बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। इसमें कोई दिक्कत? ये समझा? ओके, अब दूसरा और कुछ सेट हो रहा है क्या इसके अंदर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मिल गया। इसके बाद मास ऑफ सल्यूट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मिल गए तो मास कैसे निकाले? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, चलेगा। तो दूसरा पता चलता है मास ऑफ सल्यूट, अगर नंबर ऑफ मास ऑफ सल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू इट्स मोलार मास, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मोलारिटी, तो मास ऑफ सल्यूट फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया भाई? मास ऑफ सल्यूट मोलारिटी इनटू मोलार मास, ठीक है। प्लस इसके साथ अपने को और एक चीज फिक्स्ड हो गई, अगर मेरे पास डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आया? 1000 ml बराबर। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं पूरे ओवरऑल सोल्यूशन का मास निकाल सकता हूं। तो व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, हाँ सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन is equal to density of solution into volume of solution. What is volume of solution? 1 लीटर। जनरली केमिस्ट्री में जब डेंसिटी रहती है तो ml में दी रहती है, तो हम लोग 1000 ml ले सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन becomes density of solution into 1000। ये डायरेक्ट तीन चीजें देखो भाई, हम लोगों ने एक सिर्फ वॉल्यूम फिक्स किया, वॉल्यूम फिक्स करने की वजह से नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो मास निकालना सल्यूट का इजी है, मोलारिटी इनटू मोलार मास। एंड डेंसिटी ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर फिक्स कर दिया तो मास ऑफ सोल्यूशन भी ढूंढना इजी हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, समझा?
इधर तो फॉलो हुआ, ये तीन चीजें मिल गई तो हो गया अपने इंटररिलेशन फॉर्मूला डिराइव्ड। ठीक है, बताओ भाई मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकाले? m, तो ये हो गया m इंटू 1000। अब मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या? हाँ, तो मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी इंटू 1000। मास ऑफ सोल्यूशन क्या निकाला है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 बराबर माइनस मास ऑफ सॉल्यूट m इंटू मोलार मास। समझा कुछ? ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, इनके बीच का रिलेशन तुम लोग निकालोगे, मैं निकाल के दिखाऊं? चलो ठीक, इजी है वो भी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे इस पार्ट में लिख देता हूँ, देखो मैं इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, नहीं तो ये डाउट आएगा, एंड मोलैलिटी। ए जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए रहता है? सल्यूट के लिए रहता है। ठीक है, तो ये सल्यूट का ही निकाल रहा है। ओके, देखते हैं अब क्या रहता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन है ना ये? ओके, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ऐड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? ये मोलैलिटी का यहाँ पे अपना फॉर्मूला है, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना वापस। ओके, अब टेकिंग रेशियो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, समझा? ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉलोड? ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इन ग्राम्स, डोंट फॉरगेट, अपॉन, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में हमेशा ग्राम्स में कैलकुलेशन करते हैं, अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है कि धीरे धीरे मोलालिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बाय द वे दिस इज इक्वल टू मोलार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये इतना फॉर्मूला ऑलमोस्ट मोलैलिटी बन गया। क्या बाकी रह गया? इनटू 1000, ग्राम्स में जब रहता है तो इनटू 1000 करना पड़ता है, तो करेक्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस सॉल्वेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी सॉल्वेंट के ऊपर सोल्यूट है, हाँ सॉरी माय बैड, सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अभी लिखूंगा तो चलेगा या स्टेप्स रखूं? चलेगा, मोलैलिटी इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। समझे? फाइनली मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये इंटररिलेशन फॉर्मूला ये वाला बाय हार्ट ही करना चाहिए। तो अब ये तो मतलब इधर तक लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो ये इधर तक जरा समझ में आ भी गया रहेगा। ये वाला अगर कुछ डाउट रहेगा रट्टा मार लो, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाते हो ना भाई, तुम लोग 2-3 बार पढ़ो तो वो अपने आप याद रहता है, स्टेप्स अपने आप दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, ओके, अभी के लिए रटा ही मार के रखना, अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो मोलार मास नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
into 1000 by molar mass of solvent. समझा कुछ? ठीक है, लिख दो. Now we are starting with, तुझे मैं भगा दूंगा साले, और ऐसे ऐसे ये पेन ऐसे घुसेड़ दूंगा मैं तेरे ऐसे रिब्स में, इधर बहुत जोर से लगेगा साले. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बस बातें बंद. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है विच आर ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. ध्यान दो बे, रुक बे, नहीं, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. फिर भी एक बार चेक करेंगे, थैंक यू याद दिलाने के लिए. तो चालू है. अब देखो, सो इट इज नॉट लाइक एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ऐसा कुछ नहीं है बे. ठीक है, देख HCl एसिड है बिकॉज इट कंटेन्स H+. ठीक है, H2SO4 एंड HCl, which one is the stronger acid? H2SO4. ठीक है, तो वो वहां पे, और अगर मैं पानी में HCl ऐड कर रहा हूं तो हमेशा एसिडिक ही बनेगा. पानी में अगर मैं NaOH ऐड कर रहा हूं तो हमेशा बेसिक ही बनेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी मैं कि पानी के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स NaOH का डालू तो बेसिक है, 20 डालूंगा तो एसिडिक बनेगा. नहीं, इधर नंबर से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नंबर से कॉन्सेंट्रेशन तो हर चीज का बढ़ता है. ये मत बोलना कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. कॉन्सेंट्रेशन दुनिया के सारी चीजों का बढ़ता है. ठीक है, बट कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है, नेचर है, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, 4 ही है, ध्यान देंगे. तो पहला रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर. ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इसे हम लोग बोलेंगे RLVP. ठीक है, ध्यान देंगे भाई. सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड BP. फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, FP. फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अब ध्यान दो. तो तुम लोग पानी के अंदर HCl ऐड करो या NaOH ऐड करो या KMnO4 ऐड करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करो लेटेस्ट से. ठीक है, हमेशा वेपर प्रेशर जो क्या होगा? कम होगा. हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा. मतलब पानी के अंदर HCl ऐड करो या NaOH ऐड करो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? पानी के अंदर अगर मैं HCl ऐड करूं, NaOH ऐड करूं, कुछ भी, या फिर NaCl न्यूट्रल कंपाउंड ऐड कर दूं, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा. समझ में आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमेशा बढ़ता है. वो वहां पे एलिवेशन डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा बढ़ता है. समझ में आ रहा है? एंड ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर. समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं पानी के अंदर 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर रहा हूं, अगर मैं पानी के अंदर 1 मोल यूरिया ऐड कर रहा हूं, दोनों के मोल सेम है. दोनों के मोल सेम रहेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी सेम रहेंगे. तो दोनों में जो भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा वो भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी. एलिवेशन मतलब लेट अस से, देखो भाई, कभी भी पानी के अंदर कोई भी चीज ऐड करते हैं ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. 100 डिग्री से लेट अस से कि 101 डिग्री हो गया, तो इसमें अगर 101 हो रहा है तो इसमें भी 101. व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? 1 डिग्री. हाँ ठीक है.
और जब भी पानी के अंदर नमक, ये तो उन्होंने बचपन में पढ़ा है ना बे, या फिर वो मच्छी में या फिर फ्रीजर्स में हम लोग, हाँ कुल्फी बनाते वक्त भी नमक के ऊपर हम लोग क्या ऐड करते हैं, नमक, सॉरी नमक के ऊपर आइस के ऊपर हम लोग क्या ऐड करते हैं, नमक, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है, -4 डिग्री तक पहुंच जा सकता है, याद है? ओके, तो वैसा, तो यहाँ पे कुछ भी पानी के अंदर अगर ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है? व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? अभी मैंने जो बोला है -4 जा रहा है तो 4 डिग्री, समझ में आ रहा है? ठीक है, -4 एक्चुअली। एंड फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वो क्या है वो अभी तक पढ़ाना बाकी है ना, तो वो डिस्कस नहीं करते, ठीक है? इधर तो कोई दिक्कत? और अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो डिप्रेशन, एलिवेशन, लोअरिंग सब कुछ क्या रहेगा? फॉलोड। बट जब HCl ऐड किया जाता है तो सिर्फ 0.5 मोल HCl इनके जितना ही डिप्रेशन देता है, क्यों? उसकी वॉच बाद में देखना पे इधर। हाँ, तो यहाँ पे, हाँ करेक्ट, क्या? यस करेक्ट, हाँ मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था, मेरा ध्यान वहां पे गया, चला गया था, इसलिए सॉरी। हाँ, तो HCl जो डिसोसिएट होके 2 पार्टिकल्स देता है, एक देता है H+, दूसरा देता है, तो इसका आधा मोल कंप्लीट बन जाता है 1 मोल इसके इक्विवेलेंट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स बनने वाले हैं उसके ऊपर। नेचर वेचर गया तेल लगाने, समझ में आ रहा है? तो भाई तुम लोग ग्लूकोज ऐड करो, यूरिया ऐड करो, HCl ऐड करो, NaOH ऐड करो या NaCl ऐड करो, समझ में आ रहा है? इट विल ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, समझा? ये नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो। ये 0.33 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है? क्योंकि वहां पे 3 पार्टिकल मिलते हैं ना, 2H+ + SO4 2-, समझा? ठीक है, ओके। ये समझा इतना क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ठीक है? ये एसिड बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है? ओके, ये लिख के हो गया? ओके, अब क्वालिटी प्रॉपर्टीज में वी आर स्टार्टिंग विद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर कि वो वेपर प्रेशर रहता क्या है, फिर पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसे एक साथ सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो बहुत बाउंसर जाएगा। ओके, ध्यान देंगे। तो वेपर प्रेशर मेरे ख्याल से सबको पता होगा। देखो भाई, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, ध्यान दो, बातें नहीं। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर है वैक्यूम, क्या है? सो व्हाट इज द प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस? 0, वैक्यूम है ना भाई, तो 0, समझा? ओके, अब देखो भाई ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली खाली लग रहा है, तो लिक्विड को ऐसे मजा नहीं आया, मतलब अच्छा ही लगा, ठीक है? यहाँ पे लिक्विड के ऐसे 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक रहते हैं ऐसे सरफेस के ऊपर पड़े हुए, ठीक है? एंड दूसरे रहते हैं ऐसे बल्क में पड़े हुए, समझ में आ रहा है? बल्क वाले कुछ करने नहीं वाले, सरफेस वाले कुछ तो करेंगे। सरफेस वाले क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सब्लिमेशन सॉलिड्स का होता है, इधर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, ठीक है, हाँ सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, इवेपोरेशन किधर भी हो सकता है। अगर मैं मतलब यहाँ पे पानी छोड़ के चला जाऊँ 5 दिन के बाद तो वो कल तक गायब हो जाएगा, थोड़ा सा, मतलब बहुत ऐसे पूरे रूम नहीं भरने अपने को, ठीक है? थोड़ा सा पानी, तो वो कल तक गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए उसको बॉईल करना पड़ रहा है क्या? टेम्परेचर 100 पहुंचने वाला है क्या? नहीं। पर ये कहाँ पे हो रहा है? ये सिर्फ सरफेस पे होता है। अंदर से कोई वाटर ऐसे निकल के बोलेगा कंटाला आ गया, बाहर जाने, ठीक है? ओके, तो हाँ करेक्ट। तो फिर ऐसे सरफेस के एक एक मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकलने, मतलब ऊपर जाने स्टार्ट किया, समझ में आ गया? पहले इनिशियली ऊपर कुछ भी है क्या? तो ऐसे धड़ाधड़ मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? एकदम फास्ट, समझा? एंड फिर बाद में ऊपर की तरफ ऐसे मॉलिक्यूल आना स्टार्ट हो गए, तो अभी ऊपर की जगह ऑक्यूपाई होते जा रही है ना भाई, अब खाली जगह है क्या? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा। एंड फिर ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल कंबाइन होना स्टार्ट होंगे, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। धीरे धीरे ये वेपर्स जो है वो कंडेंस होंगे, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ते जा रहा है। फिर बाद में एक पॉइंट पे ऐसा स्टेज आया कि एक मॉलिक्यूल अगर इवेपोरेट हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऐसा कंडेंस हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस प्रोसेस, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये समझा? बराबर ना? ओके,
तो अब इक्विलिब्रियम के तो ग्राफ हम लोगों ने पहले भी किया, इवेपोरेशन कंडेंसेशन का, वो वापस बना के देने की जरूरत नहीं है ना, पक्का एक बार फिर भी चाहिए तो बना लेंगे। देखो फटाक से छोटा सा ग्राफ, इतना कुछ बढ़ा नहीं। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन वाज 0, पता है ना बे, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होने के लिए वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहने चाहिए, वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट कौन सा रेट सबसे ज्यादा था? इवेपोरेशन का, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो फटाक से ऊपर जा रहेगा मॉलिक्यूल्स, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वाज वेरी हाई। धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्यों कम हो रहा है? हाँ, क्योंकि ऊपर का जो वेकेंट स्पेस था वो ऑक्यूपाई होते जा रहा है, तो ऊपर जगह कम, तो धीरे धीरे स्पेस कम होते जाने की वजह से रेट स्लो हो रहा है। एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ रहे हैं, वेपर्स बढ़ेंगे तो कंडेंसेशन बढ़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे आके ये दोनों रेट क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। इस स्टेज को बोलते हैं, ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेशर। अगर मैं प्रेशर का ग्राफ बनाने जाऊं, प्रेशर इनिशियली प्रेशर कितना था? 0 था, बराबर है कि नहीं? इनिशियली प्रेशर वाज 0, प्रेशर वर्सेस टाइम। फिर बाद में धीरे धीरे प्रेशर क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। धीरे इनिशियली बहुत फास्ट बढ़ा, फिर बाद में इसके बढ़ने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होने लग गई। समझ में आ रहा है ना? पहले एकदम फास्ट, फिर बाद में से धीरे, एंड फिर बाद में एक पॉइंट के बाद वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्यों? बिकॉज एक मॉलिक्यूल अगर ऊपर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल ऐसे नीचे आ रहा है, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, हेंस वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। समझा? ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज, डेफिनेशन समझिए, द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर exerted by vapor phase of liquid at equilibrium, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, at equilibrium is called as vapor pressure। इसके पहले उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं क्या? नहीं, तब तक तो जस्ट प्रेशर एक्सर्ट करते जा रहे हैं। टोटल वेपर्स का प्रेशर वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ही लिया जाएगा, ठीक है। इधर तक कोई दिक्कत? ओके। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखने जाऊँ, देखो बे, लेट अस से कि ये वाटर था, चलेगा वाटर के लिए? CO2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते। CO2 लिक्विड में एक्चुअली जनरली जाता नहीं है, ठीक है, तो CO2 नहीं ले सकते। बाकी कुछ ऐसे दूसरा लिक्विड, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल, HCl नहीं बे, देखो HCl इज अ गैस, ठीक है, इट इज नॉट अ लिक्विड, ठीक है। डिसॉल्व करना पड़ता है, वही वो सोल्यूशन बनाता है। हम लोग प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ वेपर प्रेशर जो रहता है वो प्योर लिक्विड देता है, मतलब वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, समझे, क्लोरोफॉर्म, ये सारे प्योर लिक्विड दे पाएंगे। ओके, तो लेट अस से वाटर लिक्विड, इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे बे? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इधर वाटर गैस, वेपर फॉर्म, समझा ना बे? ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए अगर मुझे Kp लिखना है, सिर्फ Kp, ठीक है, तो क्या लिखने का? P मतलब प्रेशर, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रेशर ऑफ H2O गैस, ओके, अपॉन नथिंग, नॉट डिफाइंड। लिक्विड के लिए तो प्रेशर रहता ही नहीं है। ये लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1, करेक्ट है तुम लोगों का, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1, बट यहाँ पे ये KPC नहीं है, या फिर KCP जो अभी बीच में मैंने अपरेंटली पढ़ाया था, इसके पहले भूल गया था, ठीक है। तो हाँ होता है, ठीक है, चलते, ज्यादा रोने का नहीं। अब ये समझा, बट okay, now tell me what is the pressure exerted by water at equilibrium? समझा? तो vapor pressure is equal to equilibrium constant, ये समझे? Therefore Kp is equal to vapor pressure। अब मुझे बताओ, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की वजह से चेंज होता है, विच इज टेम्परेचर। याद है क्या भैया कुछ, कि भूल गए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ भूल गए रहोगे तो याद दिला रहा हूं मैं, ठीक है, चाहिए तो लिख देना वहां पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ दुनिया में एक ही चीज की वजह से चेंज होता है, विच इज टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर भी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की वजह से चेंज होगा, विच इज टेम्परेचर, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉलोड? या तो कोई भी दिक्कत? ओके, अब फटफट लिख दो, तुम लोग बाद में से ऐसे भजन सुनते हो, ऐसे सुन रहे हो सिर्फ। ओके,
ए तो ये समझा, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये लिख देना चाहिए तो कि इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बे, मतलब ये फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ा दिमाग रहेगा तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। ln ऑफ Vp2 अपॉन Vp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। दिस इज ln K2 बाई K1, दैट्स इट, ठीक है। ये हम लोगों ने कभी तो किसी एग्जाम में पढ़ा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स है, हाँ, बट थर्मो में मैंने प्रूफ दिखाया था, थर्मो में मैंने प्रूफ दिखाया था वैसा, हाँ बराबर। क्या एक और इक्वेशन में थोड़ा वो आर्हेनियस इक्वेशन है, वो हो गया, वो भी पढ़ा के हो गया बे। तो मैंने बोला पढ़ा चुके हो, ऐसे दिखता है, मतलब पता है अभी तुम लोगों को क्या ऐसे दिखता है। हाँ यस, अब यहाँ पे है, देखो बे, डन, आगे बढ़े। अब बस बस कुछ नहीं है, बस हाँ तो लिखो ना, इधर ही तो है, इधर किधर में अब सुनो बे, क्वेश्चन लिखो। Yeah, by the way, vapor pressure is sometimes also referred as liquid tension. ठीक है, ओके। अब ध्यान देंगे, मैं ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूरा लिखित में आता है। देयर इज अ कंटेनर विथ frictionless piston attached to it containing some liquid X, ठीक है, अल्कोहल कुछ भी रह सकता है। हैविंग लिक्विड टेंशन, इसका वेपर प्रेशर है 300 mmHg। कंटेनर कंटेन सम गैस B, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर, मतलब यहाँ पे कोई गैस भी है बे, समझ में आ रहा है, देयर इज सम गैस एंड वेपर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर P total is 450 mmHg, समझे यहां तक, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो मैंने कर दिया आधा, समझे, ठीक है। व्हाट इज दी P फाइनल, ये सब लिख के दिया रहता है। ये क्वेश्चन अभी पूछना बंद हो गया, ये गैसियस स्टेट में पूछा जाता था, ठीक है, बट क्या पढ़ा नहीं, केटीजी पढ़ के हो गया ना, फिजिक्स हो गया ना, हाँ बस केटीजी का क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया ना, पढ़ा गया, उसका क्वेश्चन है, चलो पकाओ मत। गैसियस स्टेट निकला है, केटीजी अभी भी है, ठीक है, हाँ क्या क्यों पढ़ा, वो फिजिक्स में हो गया ना पढ़ा के, केटीजी क्या, तो वो बाद में होता है, हाँ तो वो अभी फिजिक्स वाले वो के ऊपर रहता है, बट फिजिक्स में बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी है, एक्सरेज एंड ऑल वो सब है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं, केटीजी वेटीजी सेम टू सेम है। क्या इस साल का पहले एडवांस का पेपर वापस एक बार देखते हैं, इस साल के बच्चों को भी पढ़ाया है, बट कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी पता रहना चाहिए, मतलब तो एक बार इस साल का एडवांस का पेपर हो जाने दो, वापस एक बार मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ आ रहा होगा तो पढ़ा दूंगा। अभी 2 साल मैंने पढ़ाया, बट मेहनत वेस्ट है, तुम्हारा भी मतलब टाइम बर्बाद है उसमें, वैसा है, कुछ आ रहा ही नहीं है तो क्या ही करेंगे सब पढ़ के, वैसा है। बाकी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, हम लोगों ने भी लास्ट ईयर तक पढ़ाया है, इस साल अभी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो अभी देखेंगे, अगर आ रहा होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं आ रहा है तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा भी मतलब वेस्ट, उसी बदले कि इधर ही कुछ तो रिवीजन कर लेंगे चाहिए होगा तो। ऊपर जो P टोटल है दैट इज ड्यू टू वेपर प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ सम अदर गैस,
टोटल है ना बे वो, आउट ऑफ विच वेपर प्रेशर इज 300, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो गया 150 mmHg। एंड तुम लोग जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर रहे हो, दे आर कॉल्ड एज गैस लॉज। गैस लॉज सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होता है, वेपर्स के लिए नहीं सालो, ठीक है। तो P1 कैसे होगा तुम, वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, तूने तो आंसर दिया है ना, फिर भी तू क्वेश्चन कैसे पूछता है। नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वो मैं बताता हूँ, रुको। अब तो P1 कितना है 150, V1 कितना है V1 V1 है, P2 कितना है वही ढूंढना है, V2 कितना है V1 बाय हाफ, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया 2 टाइम्स। इधर तक भी कुछ बच्चों ने किया है, दैट P2 इज 300 mmHg। What will happen to vapor pressure when volume is half? Same, because equilibrium constant कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम आधा करो डबल करो कुछ भी करो, वो कांस्टेंट रहेगा तो वो लगा दिया। तो फिर यहाँ पे P फाइनल जो रहेगा दैट इज वेपर प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस, तो 300 वो चेंज तो नहीं हो रहा है, प्लस नया प्रेशर 300, आंसर इज 600। टोटल प्रेशर गैस का है और वो लिक्विड का है। बोला तो तुम्हारे बट बुक में नहीं दिख रहा था, तो वो जो कुछ है तो क्या मैं करूँ, ऐसे थोड़ी ना है कुछ भी, है ना। हाँ नहीं है, बताता हूँ रुको, वो करता हूँ, रुको ना, अब बताता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है देखो बैक, वाई इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये देखो भाई एकदम सिंपल चीज है, अगर तुम लोग किसी भी मतलब तुम लोगों ने वो होली की पिचकारी भी अगर ले ली, उसको एक जगह से ऐसे एमसील लगा लिया, पूरा एकदम पैक कर दिया, ठीक है, एंड फिर बाद में वो पिस्टन ऐसे दबा रहे हो, तो प्रेशर फील होगा ही ना, अच्छा खासा, थोड़ा सा दबता है और वापस वो पीछे भी आता है, अपने आप हाथ पीछे हटता है, मतलब वो एमसील लगाने की भी जरूरत नहीं, तुम लोगों ने बचपन में ऐसे हाथ रखा होगा एंड प्रेस किया होगा, ठीक है, तो प्रेशर डेवलप होता है। वेपर प्रेशर में वो डेवलप कभी नहीं होता, ठीक है, मतलब तुम लोग अगर अंदर वेपर प्रेशर है, लेट्स से होगा नहीं वैसा पॉसिबल तुम लोगों से, बट अगर वैसे तुम लोगों ने अंदर कुछ वेपर प्रेशर जनरेट किया एंड फिर बाद में प्रेस कर रहे हो, कुछ तुम लोगों को फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वेपर प्रेशर जो भी जितना रहेगा उतना ही कांस्टेंट लगेगा। प्रेशर गैस के साथ प्रेशर बढ़ते जाता है ना, एक पॉइंट के बाद उसको दबाना इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब प्रेशर बहुत हो गया। वेपर प्रेशर रहेगा तो तुम लोग उसको आराम से पिस्टन को मूव कर पाओगे, ठीक है, क्यों कर पाओगे वो अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। देखो भाई यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर था इनिशियली कितने गैसेस है, लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैसेस है, ठीक है, वो ब्लू वाले डॉट्स जो मैंने बनाए थे 10 थे, जैसे जैसे क्या वाले सच्ची 10 है, मैंने काउंट किए हैं, हाँ अभी बता रहा हूँ ना, समझना जरा, देख एकदम मस्त है। तो अब मैं जब देख इतने वॉल्यूम में 10 पार्टिकल्स है, बराबर है क्या नहीं, तो इसके आधे में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे और बाकी 10 पानी में मिल जाएंगे। हाँ समझाना, देखा समझाना, साले काउंट क्यों किया था, हाँ ठीक है, तो बाकी 5 पानी में मिल जाएंगे, ठीक है, समझा मैंने क्या बोला। तो वेपर्स वापस कंडेंस होके पानी में जा सकते हैं, तो उनका प्रेशर बढ़ता नहीं है। उतने वॉल्यूम में अगर 10 पार्टिकल्स है तो आधे वॉल्यूम में 1 2 3 4 5 बचेंगे, बाकी 5 पार्टिकल्स पानी में कंडेंस होके चले गए, तो हेंस हाँ कंडेंस ही हो गए होंगे ना, मतलब वापस पानी में गए गैस तो कंडेंस हो गया, ये समझा मैंने क्या बोला। गैस में ऐसे होता है क्या, नहीं, गैस उतने ही पार्टिकल्स सेम, मतलब यहाँ पे अगर लेट्स से कि 15 पार्टिकल्स है, वो काउंट नहीं करूंगा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है उतने ही पार्टिकल्स अभी भी यहाँ पे रहेंगे, बट वो कम एरिया में ज्यादा पार्टिकल, तो वो प्रेशर बढ़ाता है, समझा, पक्का, ओके। तो रीजन समझा, क्या तुमने क्या, अरे यार, so with this we'll stop here till the end of time, bye bye। मेरा टैबलेट कहाँ पे, हाँ